दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी मिशन पॉसिबल ऑनलाइन क्लासेज में। तो जैसा कि आज जो मेन टॉपिक है उसको हम लेकर आए हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। देखिए, ये बेहद ये इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ के लिए? ये सभी के लिए, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बेसिकली हम यहाँ पर अगर बात हो रही है उत्तराखंड वन दुर्गा की, तो उसके सिलेबस में ये टॉपिक भी बहुत ही मेन दिया गया है। तो इंग्लिश में है पेरियोडिक जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है, अगर यहाँ पर एलिमेंट्स की बात हो रही है क्लासिफिकेशन के संबंध में, तो देखिए कि आप यहाँ पे बात करते हैं कि तत्व है क्या। तो एलिमेंट्स है, तो ये तत्व होते क्या है हिंदी में, तत्व इंग्लिश में एलिमेंट्स। तो देखिए, एक इसके डेफिनेशन को लिख लीजिए। एक ही प्रकार के अणुओं से जो भी यौगिक या पदार्थ का निर्माण होता है उन्हें एलिमेंट्स या जो तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो गई। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता जो क्यों पड़ी, ऐसा जो क्या हुआ कि हमें इसकी आवश्यकता पड़ी। देखिए, बात अगर किसी भी सिस्टमेटिक वे में किसी भी जो भी चीज़ है, सामान है, एलिमेंट है, कुछ भी है, अगर उससे अरेंज हमें करना है तो कहीं ना कहीं उनके किसी न किसी गुण पर उनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता होती है। तो यही केस था एलिमेंट के भी साथ में, जिसमें इसलिए हुई आवश्यकता दो चीज़ों के लिए। देखिए, सबसे पहले यह है कि इसको भी लिख लीजिए कि एलिमेंट के गुणों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। और दूसरी चीज़, चलिए मैं यहाँ पे नोट कर दूँ, एलिमेंट्स को समझने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ है उसके अध्ययन को आसान बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हैं अध्ययन को आसान बनाने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता होगी। चलिए अब इसमें कुछ देख लेते हैं जिसकी शुरुआत हुई कहाँ से, ऐसा जो क्या क्या हुआ था। देखिए, ये बात है, ये वाक्य है 1870 की बात है। ठीक है, तो डोबेराइनर का एक ये जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना जो है ये एलिमेंट के संबंध में ये जो नियम दिया था। तो ये नियम जो क्या था उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, और इसकी सीमाएं क्या थी, बाधाएं क्या थी, लिमिटेशन क्या थी। देखिए, 1817 में जर्मन वैज्ञानिक डेविड राइनर ने एक अपना एलिमेंट के संबंध में त्रिक नियम दिया। इनके इनके बेस पे ये कहा गया कि एलिमेंट के जो है, जिस समय की बात यहाँ पर हो रही है, केवल एलिमेंट के 3 समूहों की खोज इनके माध्यम से हुई थी, इनके द्वारा हुई थी। वो उनको हम समूहों में अभी हम लिखते हैं, देखते हैं कि ये 3 समूह कौन कौन से थे। हो सकता है कि आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए, समूह 1, समूह 2, समूह 3। ठीक है, तो इसमें कहा गया था ये कुछ एलिमेंट है, कैल्शियम है, स्ट्रोटियम है, बेरियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये 3 समूह थे, और ऐसा कहा गया था कि जो ये पहला जो एलिमेंट था और ये तीसरा जो ये एलिमेंट था, इन दोनों के परमाणु भारों का औसत एवरेज वो बीच वाले एलिमेंट का होना चाहिए। ये और ये आता भी था। ठीक है, तो इनको एक लाइन में अगर हम कहें, इनका जो तीसरा नियम यही था कि बढ़ते हुए परमाणु जो भारों के बेस पर जब एलिमेंट्स को लगाया जाता है, तो जो पहला और जो तीसरा ये जो एलिमेंट है, इन दोनों के परमाणु भारों का एवरेज बीच वाले एलिमेंट का होता था। ठीक है, तो इस बेस पर इनको जो है लगाया गया था। तो ये 3 समूह थे, तो इसलिए इस नियम को डावे डावे राइनर का ये जो है यह तीर्थ नियम की संज्ञा दी गई। अब इसकी लिमिटेशन जो कहाँ पे आती है, क्या सीमाएं हैं, बाधाएं हैं, तो वो बाधाएं ये हैं कि इनके समय पे केवल इन 3 समूहों की ही खोज हुई थी, और ये एक बड़ा रूप वास्ट रूप नहीं ले सका, और इसमें जो तत्वों को उनके गुणों के आधार पर सम्मिलित नहीं किया गया था, परमाणु भार के बेस पर सम्मिलित हुआ था, किया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। न्यूलैंड्स दूसरे नंबर 2 पे आते हैं। अब न्यूलैंड्स की बात यहाँ पर हो रही है, तो इनका अष्टक का नियम था, आपको कौन सा था चलिए देख लेते हैं। तो अष्टक के नियम के अनुसार, यानी कि न्यूलैंड्स ने, ये वाक्य है 1886 का, 1886 का। तो अष्टक नियम क्यों कहा जाता है? जब जो है एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के वे में अनुसार बढ़ते हुए क्रम में जब लगाया गया था,
तो हर 8वें एलिमेंट के जो भी गुण थे वो जो है पहले वाले जो है एलिमेंट्स के समान थे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पहला एलिमेंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, एक्सेट्रा। तो जो ये पहला एलिमेंट जो था इसके गुण जो है मिलते थे 8वें एलिमेंट के जैसे ही, ठीक उसी वे में आगे था। तो ये जो 8 बार ये हर 8वीं बार ये गुण जो होता था एलिमेंट के साथ में रिपीट होता था, इसलिए इसकी संज्ञा जो है दी गई अष्टक नियम के रूप में। ठीक है, तो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को आपने समझ लिया। अब इसकी भी कुछ एक दो लिमिटेशंस थी, देख लीजिए। ये लिमिटेशन ये थी कि पहली लिमिटेशन ये थी कि जो नए एलिमेंट्स थे उनके लिए इसमें कोई जगह जो है नहीं रखी गई थी, क्योंकि जो दिमाग जो बढ़ते हुए वे में एक बार रख दिया गया था, उसके बाद में अगर कोई जो नया एलिमेंट अगर होता था तो उसको बीच में जगह जो है नहीं मिलती थी। और दूसरा ये दिया गया था कि जो परमाणु ये भादों के रूप में एलिमेंट्स को जो है रखा गया था, तो जो एलिमेंट्स थे उनके गुणों के आधार पर नहीं रखे गए थे। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? यानी कि भिन्न भिन्न गुणों के यौगिकों को सिर्फ उनके परमाणु भादों के वे में रख दिया गया था। तो ये दो जो है लिमिटेशंस हैं। चलिए मेंडलीव की बात आती है, अब यहीं से शुरुआत होती है। ये मेन जो है ढांचा इनके समय में रेडी हो चुका था। ये किसका? ये तत्वों का की आवर्त सारणी। ठीक है, चलिए अब इन्होंने 2-3 रूप हैं इसके। अब ये जो किस बेस पे हुआ क्या क्या वो हम जानते हैं। देखिए मेंडलीव ने कहा, मेंडलीव ने ही आवर्त सारणी दी थी। मेंडलीव ने जो कहा था कि जो तत्व हैं, तत्वों के भौतिक, आप जो लिख लीजिए। और आप में से जिसने भी हमारे YouTube वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, इन्होंने कहा था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण तत्वों के द्रव्यमानों के आवर्ती फलन है। यानी कि ये किसके हैं? ये तत्वों के द्रव्यमानों के आवर्ती फलन है। ठीक है, तो ये एक लाइन थी। तो ये भी ध्यान में आपको रखना हो सकता है कि आपको सवालों में यह दिया जा सकता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार निम्नलिखित में से जो क्या सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, दूसरी चीज मेंडलीव ने दी थी वो क्या थी कि मेंडलीव सारणी जो मेंडलीव की आवर्त जो सारणी है इसका आधार क्या है। ठीक है, इसका आधार क्या है? इसका आधार रासायनिक जो गुण है। ठीक है, इसका आधार क्या है? जो है क्या है? रासायनिक गुण। ये किसके? ये तत्वों के। तो ये आपको याद में, ये भी अपने मैंने शॉर्ट में यहाँ पर ये लिख रखा है, आप चाहें तो उसको वाट में करके लिख सकते हैं। और तीसरा देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में इन्होंने क्या दिया था। देखिए आपने आवर्त सारणी जो देखी होगी इस वे में होती है ना। तो देखिए अब ये तीसरा पॉइंट मेरा यही है कि इनके जो है अनुसार 8 जो है ये स्तंभ थे जिनको समूह की संज्ञा दी गई थी। 8 समूह थे और 6 आवर्त थे। आवर्त का मतलब इस वे में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे में। ठीक है, तो ये थे 6 और ये स्तंभ थे 8। तो ये 3 क्वालिटीज जो है ये किसमें थी? मेंडलीव की आवर्त सारणी में। चलिए हम इसके बारे में आगे हम जानते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण, क्या क्या क्वालिटीज थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में। अभी वर्तमान में जो हम पढ़ते हैं वो है आधुनिक आवर्त सारणी। तो कहीं ना कहीं ये बेस्ड है मेंडलीव की आवर्त सारणी से। इसमें हम देखते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी जब इनके माध्यम से दी गई थी उसमें क्या ऐसी क्वालिटीज थी जो कि बाद में इसी ने ही आधुनिक आवर्त सारणी का स्वरूप लिया। देखिए जो नंबर फर्स्ट है ये दिया गया था कि अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए थे। ये किस में छोड़े गए थे? मेंडलीव की आवर्त सारणियों में। क्योंकि फ्यूचर में अज्ञात जो कुछ ऐसे जो है तत्व थे, एलिमेंट थे, जिनकी खोज इनके बाद अभी हुई नहीं थी वर्तमान में इनके समय पे नहीं हुई थी। तो उसके लिए इस सीरीज में, इस श्रेणी में, इस सारणी में मेंडलीव की कुछ स्थानों को छोड़ दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते नंबर 1 ये हो चुका है। नंबर 2 पे आप देखिए कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक स्थान पर ले लिया गया। तो ये भी बहुत ही बड़ा और अच्छा ये रूल था इनका कि एक समान, यानी कि बहुत सारे अगर एलिमेंट के
जो भी गुण है अगर एक समान है तो उनको एक ही जो है आवर्त में या एक ही समूह में इनको स्थान दिया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसी रूप में तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि अक्रिय जो गैसों को एक अलग समूह में रखा गया। ये वैसी गैसें थी जो कि किसी और दूसरी गैसों से या फिर एलिमेंट से कोई भी अभिक्रिया रिएक्शन नहीं करती थी। इनको एक समूह में एक स्थान दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो जो है गुण थे मेंडलीव के। अब देखते हैं कुछ इसकी लिमिटेशन देखते हैं, सीमाओं को देखते हैं कि उसमें क्या क्या हुआ था। अगर सीमाएं की बात करें तो देखिए नंबर फर्स्ट में है कि समस्थानिकों की स्थिति जो है स्पष्ट नहीं थी। जैसे हाइड्रोजन के भी बहुत सारे समस्थानिक हैं और भी हैं एलिमेंट हैं जिनके हैं, तो लेकिन अगर समस्थानिक की बात यहाँ पर हो रही है तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में इनकी कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं थी। दूसरे में आते हैं और हाइड्रोजन का स्थान भी निश्चित नहीं था। बस ये हो रहा था कि हाइड्रोजन को नीचे रखा जाए या ऊपर रखा जाए, ठीक है, लेकिन इसकी स्थिति जो है स्पष्ट रूप से नहीं दी गई थी। किसमें? मेंडलीव की आवर्त सारणी में। इसकी स्थिति को सही रूप जो है जो किसमें दिया गया? आधुनिक आवर्त सारणी में। तो यही नंबर 1 फर्स्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी को हम देख चुके हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को हम देखते हैं। कुछ इसके इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। पहला तो यह है कि हाइड्रोजन को एक स्थान दिया गया, नंबर 1, आप सभी जानते हैं। दूसरा यह है कि ये परमाणु संख्या जो होती थी हमेशा ही पूर्ण रूप में रखी गई। इसको जो पॉइंट में या जो पार्ट में नहीं रखा गया, वो एक जो है पूर्ण संख्या के रूप में लिखी जाती थी। अगर 14 है तो 14, 15 है तो 15, ठीक है। नंबर थर्ड है हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में कोई भी एलिमेंट को नहीं रखा गया। उनके बीच में हम जो है सेपरेशन के रूप में ही जो है रखा गया। इनके बीच में किसी भी जो है एलिमेंट को जगह नहीं दी गई थी। ये किसमें है? ये देखिए ये पूछ भी सकता है, इंपोर्टेंट है, कई बार सवालों में आ चुका है ये बात। ये रिलेटेड है आधुनिक आवर्त सारणी से, तो इसलिए आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं लेना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और गुणों को देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में। तो चलिए आगे हम देखते हैं। ये बात हो रही है आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में। तो देखिए अब इसमें हमने 3 पॉइंट देख लिए हैं। चौथा पॉइंट है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो 18 समूहों और 7 आवर्त में बटी हुई है। अब समूह कौन से होते हैं, आवर्त कौन से होते हैं, देख लीजिए। समूह की बात हो रही है ग्रुप की, तो 18 यानी कि 18 दिस 1 1 2 3 4 5 6 इस वे में अगर हम ऊपर से नीचे लिए चलेंगे तो ये होते हैं समूह। और अगर हम आवर्त की बात करें जो कि 7 हैं तो वो होंगे 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये आपका इंडिकेट करेगा आवर्त को, ऊपर से नीचे जाने को ये इंडिकेट करेगा समूह को। 18 और 7 का आपको ध्यान रखना है। नंबर 5 पे आते हैं। देखिए इसमें जो कहा गया है कि आवर्त में तत्वों की जो कोषों की संख्या जो होती है वो इक्वल होती है आवर्त में। यानी कि अगर ये आवर्त की बात हो रही है तो ये आवर्त की बात होती है, ये क्या आवर्त है ये, ठीक है। इस जो है ये जो आवर्त है इसमें क्या होगा कि तत्वों की कोषों की संख्या जो होगी वो इक्वल होती है, ठीक है। अगर 1 है इस वे में 1 ही 1 रहेगी, अगर 2 है तो क्या होगा 2 2 ही रहेगी, फॉर एग्जाम्पल। चलिए अब हम नंबर 6 को देख लेते हैं। आवर्त में तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो इक्वल होती है। यानी कि डेट मीन्स अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के जो आवर्त में जो भी आएंगे उनकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी हमेशा 1, ठीक है। अब इसका संबंध कहाँ से है? संयोजकता से। यानी कि संयोजकता होती क्या है? संयोजकता, ठीक है। यानी कि किसी भी एलिमेंट के सबसे बाहरी जो कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहा जाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल है, देखिए H हाइड्रोजन और ये लिथियम, ये 1 होता है। इसके ये परमाणु क्रमांक ये 3 है तो 2 और 1 में ये टूटेगा तो यहाँ भी 1, यानी कि लास्ट जो कोश है इसमें केवल एक, यानी कि एक समान इलेक्ट्रॉन है। नंबर 7 पे आते हैं। समूह में नीचे जाने पर कोषों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। समूह की बात होती है। देखिए ये वर्ड आपको ध्यान में जो है जो रखना पड़ेगा। समूह और आवर्त को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि ये कहना क्या जा रहा है और ये आवर्त समूह होते क्या हैं, ये मैंने आपको समझा दिए। समूह में यानी कि ऊपर से नीचे जो हम जाएंगे, ठीक है, तो कोषों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। ये बात ध्यान में आपको रखनी है आपके सवालों में।
नंबर 8 है कि ग्लूकोज में एटोनों की अधिकतम संख्या जो होती है उसके लिए फॉर्मूला है 2n²। और n क्या है, ये क्या है, कोषों की संख्या है। तो सबसे मैक्सिमम, यानी कि अगर हम बात करें कि जो कोष में एटोनों की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है, कितनी एक कोष में एटोनों की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो 2n²। तो n क्या है, कोषों की संख्या, ये आपने देख ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आता है। देखिए परमाणु का, मान लीजिए परमाणु साइज की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। लिख लीजिए, समूह में ऊपर से नीचे हम जाएंगे तो परमाणु साइज और या क्रमांक जो होगा वो बढ़ेगा। धात्विक गुण जो होगा, ऊपर से नीचे हम जाएंगे, यानी समूह की बात हो रही है, ऊपर से नीचे हम आएंगे। ये क्या है, ये पीरियडिक आवर्त सारणी है, आधुनिक ये जो है आवर्त सारणी है। तो इसमें क्या है कि ये समूह है और समूह में ऊपर से नीचे हम आएंगे तो धात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम इधर जाएंगे, इधर से इधर, ये आपका ये होता है लेफ्ट, ये होता है राइट, लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो धात्विक गुण जो होगा वो घटेगा। वाई, क्योंकि अक्रिय गैसें यहाँ पे होंगी, ठीक है, और एलिमेंट जो है मतलब क्या है, ये वेपर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं। कहाँ पर, इस साइड पर, और इस वे में धात्विक गुण होता है। जस्ट इसका अपोजिट होता है अधात्विक गुण। तो जहाँ पर धात्विक गुण मैक्सिमम है वहाँ पर अधात्विक गुण लो होगा, और जहाँ पर धात्विक गुण लो है, यानी इस वाले जो है ये वाले रेंज में, तो धात्विक गुण यहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ में आपके आ गया होगा। तो अब चलिए इसको आप लोग जो लिख लीजिए, और हम फिर से एक नए वीडियो के साथ में और नए टॉपिक के साथ में आप सभी को दोबारा से हम मिलेंगे।